देखो ये क्वेश्चन था, तो वो पिछले 2 टर्म पर क्लास तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ हो गई थी। तो इसमें जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ था K प्लस CH3 3CO प्लस नहीं था, ये माइनस था। तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि ये कंपाउंड जो था वो ऐसे लिखा हुआ था K प्लस CH3 होल थ्राइस CO माइनस, ऐसे था। ये क्या था? पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये कैटायन है और ये एनायन है। तो थोड़ा सा एनायन को अलग करके लिख लेते हैं, इस एनायन को अलग करके लिख लेते हैं। तो ये एनायन हो गया ऐसा, और इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड। ये 3 डिग्री ब्यूटॉक्साइड हो गया है। O माइनस 3 डिग्री कार्बन पे लगा है, और हम जानते हैं कैसा न्यूक्लियोफाइल होता था। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। हम कहते थे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा बोल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। यानी इसके साथ रिएक्शन कैसी आनी थी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन आनी थी। अब इस कंपाउंड का एलिमिनेशन होना है। तो जैसे ये कंपाउंड RX है, हैलाइड है, हैलाइड, तो इसमें होगा क्या? आने वाला न्यूक्लियोफाइल, ये आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा? ये Br यहां से जाएगा, Br, और Br के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन भी जाएगा। ये Br जिस कार्बन पे लगा है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, और पड़ोसी कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। तो ये एक बीटा कार्बन है और ये भी एक बीटा कार्बन है। यहाँ पर ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन ये भी है। ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन एक जैसे हैं, तो इनमें से कोई एक लेता हूं, ये वाला, जैसे ये, तो एक बीटा कार्बन ये हो गया, एक बीटा कार्बन ये हो गया। मैंने यहां लिख दिया है हैलोजन, ये लीविंग ग्रुप है। इसमें लीविंग ग्रुप क्या है? ये Br। तो ये जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा कार्बन है, और इसके पड़ोस वाला कार्बन बीटा कार्बन है, फिर इधर भी ये बीटा कार्बन है। अब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टर्सरी एल्कोक्साइड होता है, टर्सरी एल्कोक्साइड होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में टर्सरी एल्कोक्साइड जब रिएक्ट करे तो आप 2 तरीके से सोचिए। एक तो यह है कि टर्सरी एल्कोक्साइड से वो हाइड्रोजन निकलेगा, या टर्सरी एल्कोक्साइड उस हाइड्रोजन को निकालेगा जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए कि 3 डिग्री एल्कोक्साइड उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये दोनों लाइनें आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठेंगी। जैसे मैं कहूं कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है? ये है 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, तो इस बीटा कार्बन से H निकालना है या इस बीटा कार्बन से H निकालना है। तो कौन से बीटा कार्बन से H निकले? इससे, क्योंकि इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। यहां पर तो एल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, तो इस बीटा कार्बन से H निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट ये हो गया। और वैसे तो सेट-सेफ रूल के अकॉर्डिंग तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए था। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम क्या पढ़ते थे, जब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो लीविंग ग्रुप के उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम लगे हुए होते हैं। जैसे इस बीटा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। इस बीटा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 1। तो कायदे से हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहिए। अगर हाइड्रोजन यहां से निकल जाए तो ये एल्कीन बनेगी। ये एल्कीन और ये एल्कीन, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? ये होती है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो इस एल्कीन को बनना चाहिए था। लेकिन इसमें ये मेजर प्रोडक्ट होगा।
क्योंकि जब 3 डिग्री एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो हमेशा उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ऐसा क्यों करेगा वो? ऐसा इसलिए करेगा कि वो खुद जो आता है ना, इसका साइज ही खुद बड़ा होता है, तो आने वाले ग्रुप का साइज क्योंकि बड़ा है इसलिए ये उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता है जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। या तो ऐसे सोच लीजिए या ऐसे सोच लीजिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, ज्यादा बेसिक होने की वजह से ये उस हाइड्रोजन को बाहर करेगा जो ज्यादा एसिडिक है। मैंने कहा ये दोनों लाइनें आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही निकलेंगी। जैसे लीविंग ग्रुप बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन पर H है, इस बीटा कार्बन पर H है। मैं ये कहूं कि इस बीटा कार्बन पर H लगा हुआ है, इस बीटा कार्बन पर भी H लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। भाई इनमें से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा? ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है उस पर एल्काइल ग्रुप लगे हैं, कई ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं। ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप, तीन एल्काइल ग्रुप होते हैं, लगे हुए हैं। और एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं? प्लस आई के होते हैं। क्या छोड़ेंगे? माइनस चार्ज छोड़ेंगे, तो इस कार्बन पर ज्यादा माइनस आएगा। और जैसे इधर बात करेंगे इस कार्बन के लिए, तो इस कार्बन पर एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये छोटा माइनस छोड़ेगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर करिए। अब जैसे इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर करते तो ये बनता, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर करना है तो ये बनना है। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है इस बार। इसके केस में ये मेजर प्रोडक्ट है। लेस स्टेबल एल्कीन जरूर है लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट है। तो ये ध्यान रखिए, 3 डिग्री एल्कोक्साइड जब जब आएगा, जब जब एलिमिनेशन की रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, तब तक आपको लेस स्टेबल एल्कीन बना देनी है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेस स्टेबल एल्कीन, ये मोर स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल जरूर है बट मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल जरूर है बट माइनर प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो गया है? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोटोनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं लिखना शुरू करता हूं, आप आंसर देना शुरू करिए, फिर मैं आंसर देख करके आगे बढ़ूंगा। आप आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर बताइए। एक आंसर आ रहा है सी। मैं अब सॉल्व करता हूं इसको। देखो, ये कह रहा है कि प्रोटोनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोटोनेशन का क्या मतलब है? प्रोटोनेशन का क्या मतलब है? H प्लस एक्सेप्ट करना, H प्लस लेना। अब अगर कोई भी कंपाउंड H प्लस लेता है, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, अगर कंपाउंड H प्लस ले रहा है तो वो कंपाउंड क्या बोला जाएगा? एसिड या बेस? तो जाहिर सी बात है उसे बेस बोलेंगे। अगर बेस बोलेंगे, ये कंपाउंड बेस है, H प्लस ले रहा है, तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? Kb। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Kb। अब ये पूछ रहा है कि कौन जल्दी H प्लस ले लेगा, कौन आसानी से H प्लस ले लेगा। तो ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहां जाएगी। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb जितना ज्यादा होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही भागेगी। Kb किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा बेसिक होगा। तो बस ये देख लेना है कि इनमें ज्यादा बेसिक कौन है, ऐसा देख लेना है। और सिंपल सी बात है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं थी।
क्या लिखा, प्रोटोनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। प्रोटोनेशन मतलब H प्लस लेना, H प्लस लेने का मतलब क्या है, बेस, कौन ज्यादा बेसिक है। तो हमें देखना है कौन ज्यादा बेसिक है, बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है, ये देखते थे। क्या देखते थे पहले, ए क्या है, यहां पर इसमें ए क्या है, O, इसमें ए क्या है, N, इसमें ए क्या है, O, इसमें ए क्या है, N। ए क्या होता था, ए वो एटम होता था जिससे एसिडिक हाइड्रोजन लगा रहता था। अगर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं तो ए क्या होता था, तो ए वो होता था जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। अगर वो भी नहीं है तो ए क्या होता था, ए वो होता था जिसपे लोन पेयर है। जैसे यहां पर मैं इस कंपाउंड में ए देखूं, इसमें कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है, कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहां हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन किससे लगा है, कार्बन से। ये हाइड्रोजन लगा है कार्बन से, तो कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्या, बिल्कुल एसिडिक नहीं होगा। तो मैंने देखा लोन पेयर कहाँ है, ये रहा लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो ए ऑक्सीजन है। यहाँ पर ए एन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगाया, क्या एसिडिक होता है ये, हाँ बिल्कुल एसिडिक होता है। तो ए क्या हो गया, एन हो गया। और यहाँ पर ए क्या हो गया, एन, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। और यहाँ पर ए क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा है, वो एसिडिक है। अब ये ए ऑक्सीजन, ये ए ऑक्सीजन, ये ए एन और ये ए एन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड से आते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो जैसे ए ऑक्सीजन है, यहाँ ए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और ये भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। किन से, इन दोनों से। अब इन दोनों में देखता हूं, ए नाइट्रोजन, ए नाइट्रोजन, जब ऐसा होता था ए नाइट्रोजन आ जाता था तो मैं ये कहता था सबसे पहले देखो लोन पेयर तो रेजोनेंस में नहीं चले गए। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर देखे, इस नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर हैं, इस नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर हैं। तो देखो यहां ये मालूम पड़ा कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में है, एक्स डबल बॉन्ड बाई जेड लोन पेयर, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में है। और अगर ये रेजोनेंस में है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन हो गई है, और यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन निकला, ये, तो यही आंसर है, सी। अगला क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए तब मैं वहां बताना शुरू करूंगा। आंसर दीजिए इसका अगले क्वेश्चन का। इथाइल ब्रोमाइड, आंसर बताइए इसका। कुछ बच्चे बता रहे हैं आंसर की बी है। देखो ये आरएक्स है, ये आरएक्स है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है Ag2O। मैंने कहा जब ऑर्गेनिक रिएक्शन करानी हो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक कर लीजिए, किसमें, कैटायन और एनायन में ब्रेक कर दीजिए, कैटायन एनायन Ag+O-2, कैटायन एनायन में ब्रेक कर दीजिए, ये ब्रेक हो गया। आरएक्स को हम ऐसे तोड़ सकते हैं चाहे रिएक्शन कराने के लिए, CH3CH2+ प्लस Br-। अब ये इधर ये इलेक्ट्रोफाइल है और इधर ये न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों को जोड़े देता हूं तो ये बन गया CH3CH2O-। जब इसको और इसको जोड़ूंगा तो ये बनेगा CH3CH2O-। कैटायन क्या है, Ag+, वो इससे जुड़ेगा, तो ये हो गया CH3CH2OAg। मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो कुछ है इसमें ऐसा, डाई मिथाइल ईथर, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये डाई इथाइल ईथर, ये भी नहीं है ऐसा, मिथाइल एल्कोहल, ये भी नहीं है, इथाइल एल्कोहल, ये भी नहीं है। और ये क्या कह रहा है, ड्राई Ag2O है, ड्राई Ag2O है ये।
हाँ, हम ऐसा भी कहते थे कि अगर कहीं मेटल कैटायन लगा हुआ है तो जो प्रोडक्ट बनना है उसमें कहीं मेटल कैटायन आ गया और वहां जो ऑप्शन दे रखे हैं वहां मेटल कैटायन नहीं दिख रहा, एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है उसकी जगह, तो हम उस पर टिक मार देंगे क्योंकि हम मान लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं मान सकते हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि उसने क्या कहा, ड्राई Ag2O, ड्राई है, इसमें वाटर है ही नहीं, तो कोई हाइड्रोलिसिस की बात ही नहीं है इसमें। हाँ, अगर ये ड्राई नहीं होता तो हम यहाँ Ag की जगह H लगा देते, क्योंकि ये मान लिया जाता है अगर कहीं मेटल कैटायन छूट रहा है प्रोडक्ट में और वो मेटल कैटायन वाला ऑप्शन नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं है जहां मेटल कैटायन लगा हुआ है, तो ये मान लेते हैं कि इसकी आगे को हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि आगे को हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या कहा, ड्राई Ag2O है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है। क्या करें, ये प्रोडक्ट बन गया है। अब ये प्रोडक्ट बन गया, यहां तक आ गए हम, ये ऑप्शन में नहीं है, क्या किया जाए? फिर हम ये सोचते थे किसी को एक्सेस में कर दें क्या, देखते हैं एक्सेस में करके। अगर मैं इसको एक्सेस में कर दूं, इसको एक्सेस में कर दूं, तो ये जो है ये फिर इससे रिएक्ट करेगा, ये फिर इससे रिएक्ट करेगा, तो इसकी और इसकी रिएक्शन करा के देखता हूं। ये तो ये हो गया, क्योंकि इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, CH3 CH2O माइनस Ag प्लस, हम कहते थे मेटल कैटायन को हटा लेते हैं तुरंत। इसको कैसे तोड़ेंगे, CH3 CH2 प्लस, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके क्या बनाइए, ये बनाइए, यानी कि ये आंसर हो गया इस बार। आगे चलते हैं। Which one of the following alkenes with react fastest with hydrogen under catalytic hydrogenation condition? आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूं। आंसर दीजिए इसका। देखो, जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखनी है इनकी, एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखनी है, तो एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन देखते थे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से देखते थे, एल्कीन की स्टेबिलिटी से देखते थे। वैसे तो एल्कीन अगर किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा हो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो, तो जब रिएक्टिविटी देखते थे तो कार्बोकैटायन बना के देखते थे, लेकिन एल्कीन की रिएक्टिविटी अगर हाइड्रोजन से देखी जाती थी तो स्टेबिलिटी से देखी जाती थी। एल्कीन की स्टेबिलिटी मैंने ये लिखी है, ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है। ये एल्कीन थोड़ा कम स्टेबल है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी देख सकते हैं, और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। तो जब ऐसे केस आते थे, मैं ये कहता था जब ऐसा केस आएगा इसकी और इसकी अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये तरीका होता है कि ये वाली एल्कीन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रही है और ये वाली एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रही है, तो इसके 2 आइसोमर होंगे, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस में इस कंपाउंड का जो ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, और इस कंपाउंड का जो सिस आइसोमर है वो इससे कम स्टेबल होगा। तो ये सिस है और ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करता है, तो ये सिस फॉर्म इससे कम स्टेबल होगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि सी की स्टेबिलिटी सबसे कम है, और अगर सी की स्टेबिलिटी सबसे कम है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो जब जब हाइड्रोजन के साथ एल्कीन की रिएक्टिविटी देखेंगे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। एल्कीन जितना कम स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन के साथ उतना ही ज्यादा
रिएक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? मैं यहां पर चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। पहला जो ऑप्शन है ए, उसमें लास्ट में जाते जाते फिनॉल लिख देता हूं। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भैया बताओ? थायोसल्फेट का कहां से आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर का? व्हाट्सएप पे पूछ लेना। थायोसल्फेट बड़ा सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है निकाल लेते हैं ऐसे ही। इससे रिलेटेड कहां हुआ वो? चलो आगे चलते हैं भाई। ऑक्सीडेशन नंबर में बेटे नहीं जाना चाहते अभी। जैसे एक बच्चा ना ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं जा सकते हैं। थायोसल्फेट बड़ा आसान होता है, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए आप। अभी मैं चेक करता हूं, ये ROH HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ए क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ ए कार्बन है, यहाँ ए क्या है? N है। यहां पर ए क्या है? ऑक्सीजन है। इनमें ये और ये ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल। फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ए ऑक्सीजन, फिनाइल कैसा होता है? -I का होता है, -I का है, ये क्या छोड़ेगा? प्लस छोड़ेगा, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये तो गलत है ऐसे ही। तो आंसर क्या हो गया अभी? ए। बी देखें तो यहां पर ए क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर ए क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर ए क्या है? ऑक्सीजन। ये भी COH है, ये भी COH है, ये भी COH है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा होता है? -I का, तो क्या छोड़ेगा? बड़ा प्लस छोड़ेगा। यहाँ क्लोरीन यहाँ छोटा प्लस छोड़ेगा, ब्रोमीन और छोटा प्लस छोड़ेगा, तो इसमें बड़ा प्लस आएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है। इसमें थोड़ा छोटा प्लस आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। इसमें थोड़ा और छोटा प्लस आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम है। ये बेसिक स्ट्रेंथ, ये एनिलीन और दो मिथाइल एनिलीन, टालुडीन भी बोलते हैं इसको। देखो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ये ज्यादा बेसिक है, ये ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, ये मैं लिख रहा हूं ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। ये ऑर्थो डेरिवेटिव है एनिलीन का, कोई भी NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप बाई लगा दिया, कुछ भी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसे कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से हमेशा कम आएगी। कम क्यों आएगी? ये कंपाउंड जब H+ लेगा
मैं थोड़ा इसको समझाना चाहता हूं। बेंजीन में NH2 है, एनिलीन है, और NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप बाई लगा दिया गया है। तो जब बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो M इफेक्ट, I इफेक्ट, ये सब बंद करिए, अब इस केस में नहीं देखना। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो वो एनिलीन से हमेशा कम बेसिक पाया जाता है। कम बेसिक की वजह क्या होती है? जैसे ये कंपाउंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, जब ये H+ लेगा तो ये H+ इस नाइट्रोजन पे जाएगा, और जब ये नाइट्रोजन पर जाएगा तो ये ऐसा बनेगा NH3+, और इसमें एटम बढ़ेंगे, इस ग्रुप में एटम बढ़ेंगे NH3+ में। जब इसमें एटम बढ़ेंगे तो यहां पर एटम में और इस Y में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा मतलब इनके बीच में रिपल्सन फोर्स आएगा, ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, स्पेस कम रहेगा और एटम ज्यादा रहेंगे, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे समझिए इसको। मतलब ये अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। तो क्या करें फिर इसका? ये बन नहीं पाएगा, मतलब ये कंपाउंड आसानी से H+ ले नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर ये इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस है। मैंने लिखा है स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसको एक नाम देते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SIP, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SIP। SIP ऐसे बोलते हैं इसको। तो कभी भी आपको कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिले, चाहे बाई कुछ भी हो यहां कुछ भी, तो आप इसको बोलिए कि एनिलीन से ये कम बेसिक है, और यही लिखा हुआ है एनिलीन, और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ज्यादा बेसिक कौन है? ये ज्यादा बेसिक है। तो यही करेक्ट सीक्वेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये फॉर्मिक एसिड है और ये कोई दूसरा एसिड है जिसमें हेलोजन लगा हुआ है। हम कहते थे कोई ऐसा एसिड आएगा RCOOH और उसमें हेलोजन लग जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ठीक है, ये तो इसका आंसर बताइए, जवाब दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसका आंसर बताइए अब। आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। कुछ बच्चे C बता रहे हैं, कुछ बच्चे A बता रहे हैं, कुछ C बता रहे हैं, कुछ A बता रहे हैं। फैजा वाहिद, इन्होंने बोला एस्टर, C आंसर दिया है, C। कुछ ने A भी दिया है। देखो ये सही है, C। जिन बच्चों ने ये आंसर बताया है वो सही है। क्या करेंगे? ऐसा कंपाउंड है जहां बेंजीन भी है और बेंजीन में कोई ग्रुप भी लगा हुआ है, बेंजीन भी है और बेंजीन में कोई ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये देखिए रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ये HCl के साथ हो रही है। HCl को तोड़ेंगे तो H+Cl-, और ये इथाइल एल्कोहल के साथ हो रही है। हम लोग एक बात कहते थे कि अगर बेंजीन की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से होती हो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा, तो वहां से इलेक्ट्रोफाइल बन के रिंग में जा सकता है। जैसे हम ये भी कर सकते थे कि यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल बना सकता है ETOH, तो H+ जो है ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस H+ को देगा और क्या बना देगा? ET+। ET+ का मतलब क्या है? इथाइल प्लस, इथाइल प्लस। ये कार्बोकैटायन है,
ये कार्बोकेटायन है। अब बेंजीन रिंग जहां होती है वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, ये कार्बोकेटायन इस रिंग में जा सकता है। इस रिंग में कहां जाएगा? इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जाएगा। ये ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? तो जो ग्रुप लगा हुआ है उससे पता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसकी पैरा पोजीशन पर चला जाए, और इसकी पैरा पोजीशन पर अगर चला जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट फिर ये बनेगा पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर भी जा सकता था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था, ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल था, ये यहां भी जा सकता था इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, ये यहां भी जा सकता था इसकी पैरा पोजीशन पर। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये दिख रहा है। हमको क्या करना होता है, जब बेंजीन रिंग भी आती है, बेंजीन रिंग से बाहर ग्रुप भी आता है, तो हमें ये भी रिएक्शन देखनी पड़ती है, रिंग वाली भी और बाहर वाली भी कोई रिएक्शन देखनी पड़ती है। क्या इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन बाहर भी हो सकती है? अब पहले तो ये सोचें बाहर कराएं या रिएक्शन रिंग में कराएं। तो ये देखिए, क्या लुइस एसिड है हमारे पास? हाँ है, H+ लुइस एसिड है। तो फिर ध्यान आया तो कि H+ ऐसा लुइस एसिड होता है जो तो बड़ा खतरा होता है। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन रिंग से बाहर भी हो सकती है। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन रिंग से बाहर कब होती थी? जब एस्टर बनता था। तो पहले ही देखिए कहीं एस्टर तो नहीं बनना है, ये एस्टर बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये दोनों एस्टर बनाएंगे। तो इन दोनों की रिएक्शन का प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, हम यही पढ़ते थे। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग में नहीं जाएगा, रिंग वाली रिएक्शन छोड़ देंगे। अब ये H+ है, H+ की प्रेजेंस में H+ लुइस एसिड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन रिंग में होगी। लेकिन H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन रिंग से बाहर भी होगी। कब होगी? जब एस्टर बनेगा। तो देख लीजिए बाहर एस्टर बनना है, हाँ ये एस्टर बनना है, ये एस्टर बनना है। तो रिएक्शन कहां हो रही है? बाहर हो रही है, ये एस्टर बनेगा। यानी कि ये सब कहानी जो थी, ये सब ये बेकार हो गई। यानी कि अब बाहर हमको एस्टर बनाना है, तो ये जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसका यहां आएगा, यानी बनेगा क्या? और ये कौन सा ऑप्शन था? ये सी ऑप्शन था। ये किस ऑप्शन में था? ये सी ऑप्शन में था। एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा। तो हमने ये समझा कि रिएक्शन रिंग में यहां नहीं है, रिंग से बाहर है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि नन भी ऑप्शन था। इधर भी खूब दिमाग चलता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। हमने समझ लिया है H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन रिंग से बाहर भी हो जाती है। कब? जब एस्टर बनता है। तो एस्टर बनना है, इसलिए रिएक्शन रिंग से बाहर है। इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर बताइए। आंसर बोलिए इसका।
विच ऑफ दी, इसका आंसर बोलिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग आयंस डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। यानी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कौन जो है हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। जैसे टाइटेनियम +2 की आप रिएक्शन कराएं, HCl है जैसे डाइल्यूट, तो ये TiCl3 और H2, मतलब ऐसी रिएक्शन आएगी। टाइटेनियम +2 कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा, तो H2 बनेगा हाइड्रोजन। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिसाइड करना है सबके साथ। मैं बताता हूं, जो ड्रॉपर बच्चे थे उनको पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो 12th वाले बच्चे थे उनको पढ़ाया था D&F ब्लॉक में। तो आंसर बताइए जरा इसका। जैसे बच्चों ने आंसर दिया है डी, ठीक। देखो यहां ऐसा होता था कि ये इस सीक्वेंस में, ये क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सीक्वेंस था। किसका, M+2 से M+3 का। इस सीक्वेंस में क्रोमियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, ये ही एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते थे। बाकी ये एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते थे। मतलब मैं अगर ये कहूं Fe+2 और HCl, FeCl3H2, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, ये वाली रिएक्शन होगी। ये तीन, ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और ये तीन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। तो ये जो है मैंगनीज +2 आंसर हो गया। इसका जवाब दीजिए। आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं अभी। देखो जितने भी मेटल कार्बोनिल होंगे, जितने भी मेटल कार्बोनिल होंगे, मेटल कार्बोनिल का जो भी स्ट्रक्चर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल कार्बोनिल का वो स्ट्रक्चर सही होगा जहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा होगा। तो जो भी स्ट्रक्चर दे दिए गए होंगे वहां हम चेक करेंगे एक बार। इसमें देखें क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है। ये जो इधर CO लगा हुआ है, CO, तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये कोवाल्ट कोवाल्ट के बीच में बॉन्ड, इसके कोवलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। और ये जो ये CO जो दोनों तरफ जा रहा होगा, इसको भी कोवलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता था सेंट्रल एलिमेंट में, मेटल में, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन होते थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो। इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मतलब है, जैसे कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 है। तो कोबाल्ट 0 है। तो जैसे यहां पर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ढूंढना चाहूं, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27, तो 27 लिख दूं, 27। अब दो इधर से आ जाएंगे, ये दो इधर से आ जाएंगे, दो इधर से आ जाएंगे, कितने हो गए, 6 हो गए। ये 6 जोड़ देता हूं इसमें, 6। इसको कोवलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करें, यानी एक इधर से आएगा, तो एक इधर वाला जोड़ देता हूं, 1, एक इधर से आएगा, 1,
और एक इधर से आएगा 1, और ये क्या बैठ रहा है 27 + 9 36। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये पहला वाला बनाया है। इसने कहा 1 CO बॉन्ड, तो मैंने एक CO बॉन्ड बना दिया। इसने कहा 6 टर्मिनल CO मतलब उसमें से 3 CO इधर लगाइए टर्मिनल पर, 3 इधर टर्मिनल पर लगाइए। और उसने कहा कि 2 ब्रिजिंग CO, 2 ब्रिजिंग मतलब बीच में ब्रिज बनाते हुए बनाइए, दोनों को कनेक्ट करते हुए बनाइए। तो यहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 दिख रहा है। अब दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, 1 CO 4 टर्मिनल, टर्मिनल पे लगा देता हूं। ये इधर भी CO है, इधर CO। यहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देखता हूं। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोबाल्ट पे देखूं कितने 27, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, कितने हो गए 4 + 4। इसको कोवलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, कितना आया 1। इसको कोवलेंट बॉन्ड की तरह ये 1 1, इधर भी ऐसे ही आएगा 1 1, तो एक 1 2 3 4, तो 4 कितना आ गया 36। अब इसमें भी 36 आ रहा है और इसमें भी 36 आ रहा है। अब इसमें फंस गया, कैसे बचूंगा? तो इसका ठीक है तरीका होगा मेरे पास बचने का। अभी मैं और चेक करता हूं, जैसे C वाले को चेक करता हूं, CO बॉन्ड है ही नहीं, CO 6 टर्मिनल, टर्मिनल पे लगा देता हूं 6, तो 3 इधर लगाता हूं, 3 इधर लगाता हूं, और 2 ब्रिजिंग मतलब ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे करके मैं यहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना शुरू करता हूं। इसमें कोबाल्ट में कितना होता है 27 होता है, 27, तो 27 लिख देता हूं 27। और ये 2 ये आए, 2 2 4 2 6 6, एक इधर से 7, इधर से 8, 27 + 8 35। अब जैसे यहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आया, मैं कहूंगा क्या गलत हो गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है स्ट्रक्चर का। अब ऐसे ही मैं तीसरे को भी चेक कर सकता हूं, यहां तीसरे को भी चेक कर सकता हूं, यहां पर, यहां भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं आएगा। अब रह गया ये दोनों रह गए। अब क्या तरीका है, देखो तरीका ये है कि हमेशा जो ब्रिजिंग ग्रुप होंगे, ब्रिजिंग ग्रुप वो टर्मिनल ग्रुप से कम आएंगे। यहां पर ब्रिजिंग CO कितने 4, टर्मिनल वाले भी कितने 4, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ब्रिजिंग ग्रुप टर्मिनल ग्रुप से हमेशा कम रहते हैं, तो आंसर क्या हुआ A हुआ। मतलब हमें इसका एक तरीका मिल गया कि मेटल कार्बोनिल में कैसे देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है और कौन सा गलत है। अब एक तरीका तो है समझ के निकालने का, एक तरीका है स्ट्रक्चर आपको रटा हुआ हो। अब रटेंगे कब तक,
रट तो सकते नहीं, बहुत सारे कितने स्ट्रक्चर रट लेंगे। तो दिमाग से ही काम करते हैं थोड़ा सा और आंसर हमें मिल ही जाता है। इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए, इसके बारे में बताइए। SiCl4 प्लस वाटर, SiCl4 प्लस वाटर, क्या बना X, फिर इसमें से H2O निकाला Y। ये देखो क्या लिख रहा है, माइनस H2O लिख रहा है, क्या मतलब इसमें से H2O निकालेंगे Y बनेगा। ये क्या है, हैलाइड है, हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है। Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, तो Cl की जगह OH आ जाएगा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या लिखूं इसको, H4SiO4 लिखूं, H4SiO4 लिखूं। कोई है इसमें H4SiO4? हाँ ये है तो सही, ये लिखूं। ये क्या सिलिकॉन, ये भी H4SiO4 है, SiO2 दो जगह दिख रहा है H4SiO4, यहां पर और यहां पर। आगे देखे लेता हूं क्या मतलब है इसका। सिलिकॉन पर कितने OH हैं, 4 हैं। सिलिकॉन पर अगर एक भी OH होता था तो हम यहां से आगे बढ़ जाते थे तुरंत, यहां तो 4 OH हैं। हमें पता है कि सिलिकॉन पर अगर 4 OH हैं तो कहां पर जाएंगे, तो पॉलीमराइजेशन होगा, और जो पॉलीमराइजेशन होगा उससे क्या बनेगा, SiO2 बनेगा। पॉलीमराइजेशन कैसे, ये O इधर जुड़ता जाएगा, ये O इधर जुड़ता जाएगा, ये O इधर जुड़ता जाएगा, और ये वाला O इधर जुड़ता जाएगा, तो पॉलीमर बनने वाला है। तो हमें मालूम था यहाँ रुकना ही नहीं है हमें, तो हमें थोड़ा आगे चलना है, और इसमें से जब वाटर निकाल देंगे सब तो पॉलीमर पे पहुंचेंगे, और पॉलीमर क्या होगा, SiO2 होगा। आंसर क्या हो गया, ये डी। अगला देखते हैं, बहुत ही आसान है ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो जरा आप बताइए XYZ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर XYZ की वैल्यू क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6, यहाँ पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। XYZ बताइए यहाँ पर। लिगेंड क्या है, C2O4 माइनस माइनस, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, बाइडेंटेड है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा। EN क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा। O2 माइनस, O2 माइनस, ये भी लिगेंड है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है। हिट एंड ट्रायल करके देखे लेते हैं। अगर इसका 1 हुआ, इसका नंबर 1 हुआ, 1 तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, ये 2, और ये बाई 1, इसका भी नंबर 1 हुआ तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, 2, तो 2 और 2 कितने, 4, और ये Z 1, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये कितने बना रहा होगा, 1, तो 1 2 2 कितना हो गया, 5, सही नहीं बैठ रहा है ये। दूसरा वाला चेक करते हैं, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है, 2, कितना नंबर है इसका, 1, x की वैल्यू 1, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना देगा। y की वैल्यू भी 1 है, इसमें 1 है, तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, 2, और z की वैल्यू 2 है, 2 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ये 2, तो 2 ये बना रहा होगा, 2 ये बना रहा होगा, 2 ये बना रहा होगा, 6, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाने थे, 6 बनवाने थे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहा इसने, 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाने थे। तो कौन सा सही बैठ रहा है, ये सही बैठ रहा है। इसका जवाब दीजिए। इसके बारे में बताइए जरा।
ए ट्रांजिशन एलिमेंट M फॉर्म्स द ऑक्साइड MO M2O3 MO3 M2O7 ऐसे करके है। ये ऑक्साइड बना रहा है चार। उसने कहा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज ऑक्साइड इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, एसिडिक, और ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पहले तो इनका एसिडिक ऑर्डर ही लिख देते हैं, इनका एसिडिक ऑर्डर लिख देते हैं। एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ये जब हम ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढते हैं, जब ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकाला करते हैं तो पोलराइजेशन से डिसाइड कर लेते हैं। यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 है, और यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है, और यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, और यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। ज्यादा पोलराइजेशन कहाँ होता है, जहां ज्यादा चार्ज होता है वहां ज्यादा पोलराइजेशन होता है। तो ज्यादा चार्ज तो ये रहा ज्यादा चार्ज, यहाँ ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक बोला जाएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, ये एसिडिक सीक्वेंस रहेगा। इसने क्या कहा, MO इज मोस्ट एसिडिक, गलत है। MO तो ज्यादा एसिडिक नहीं है, M2O7 ज्यादा एसिडिक है। M2O3 इज मोस्ट लाइकली टू बी ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि M2O3 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो M2O3 का क्या होना होगा, रिडक्शन। रिडक्शन हो सकता है इसका, हाँ हो सकता है। ये +3 है, +3 से कहाँ जा सकता है, +2 में जा सकता है। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी हमें कि ये लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, हो सकता है ना हो। आगे चलते हैं। MO3 इज मोस्ट एसिडिक, ये तो गलत है, ये तो गलत मिल गया ऐसे ही। फिर आगे देखा M2O7 इज वन दैट कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट। M2O7 कह रहा है कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है अपने, अब इससे आगे नहीं जाएगा, +7 में रहेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट M फॉर्म्स द ऑक्साइड MO M2O3 MO3 एंड M2O7। ट्रांजिशन एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता था उसके पहली सीरीज में, मैक्सिमम कितना था, +7 ही था। इससे आगे कहां जाएंगे, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। M2O7 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। जब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ही नहीं। यही लिखा है M2O7 इज वन दैट कैन नॉट बी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये लाइन तो सही है। इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था इसका कोई आइडिया नहीं था मुझे कि इसे क्या करूं, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानूं ना मानूं, लेकिन सही मिल गया है मुझे, तो यही आंसर है। आगे चलते हैं, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। कंपाउंड A है, रिडक्शन कराएंगे B बनेगा, HNO2 के बाद फिर ये बनेगा। क्या आंसर है, A पूछा है इसने। शुरू कर देता हूं मैं, आप जरा आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल है ये तो, और इसका आंसर तो सबका सही आ जाना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए इसका। नहीं पूरा बताइए ना, ये सब ये B क्या बना। अच्छा ए पूछा है तो जैसे यहां से शुरुआत करें तो ये हाइड्रोजन के रिएक्शन कराने के बाद क्या आएगा, ये आएगा CH2NH2 और HNO2, तो NH2 की जगह क्या आ गया, OH आ गया।
ये क्या आ गया, CH3CH2OH आ गया। और क्या था, ये यही था CH3CH2OH, तो यही सही है, यानी ए सही हो गया। ए ही आंसर दे रहे थे सब लोग। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिवन सेम टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम टाइप ऑब्जर्वेशन कहां पर है? बताइए जरा इसको, सेम टाइप ऑब्जर्वेशन, ओसाजोन टेस्ट, आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बच्चा व्हाट्सएप नंबर पूछ रहा है, भैया व्हाट्सएप नंबर ना कोचिंग में फोन कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा, ऐसे नहीं बताऊंगा यहां पर। ये ओसाजोन टेस्ट का मतलब बता देता हूं मैं आपको क्या है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपाउंड जैसे एनिलीन से रिएक्ट कर जाए, बस आपको लगे एनिलीन से रिएक्ट कर जाए, वैसे तो ये है हाइड्रोजीन से रिएक्ट कर जाए। कोई कंपाउंड अगर फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट कर रहा हो, कोई कंपाउंड क्या, कार्बोहाइड्रेट, कोई कार्बोहाइड्रेट फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट कर रहा हो, तो आप ये कहिए कि ओसाजोन टेस्ट आ रहा है, बस ऐसा समझिए इसको। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिएक्ट करेंगे इससे? हाँ बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। अभी रिएक्शन बना के देखे लेते हैं। ग्लूकोज क्या, ये फिनाइल हाइड्रोजीन से हम रिएक्शन करवा दें, प्रोडक्ट बनेगा ये। ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा, यानी रिएक्शन हो गई। वो तो सी डबल बॉन्ड ओ आएगा तो रिएक्शन हो ही जाएगी। ऐसी फ्रक्टोज में आएगा सी डबल बॉन्ड ओ। फ्रक्टोज में क्या होता था, ऐसे होता था। तो इसकी भी रिएक्शन हो जाएगी, इसी तरीके से हो जाएगी। सी डबल बॉन्ड ओ है इसमें, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ हम क्या पढ़ते थे कि एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट करेगा, फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ब्रोमीन Br2 एलिमेंटल स्टेट में रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कर डालेगा। और फ्रक्टोज क्या है, वो कीटोन है फ्रक्टोज, तो उसका ऑक्सीडेशन तो होना नहीं है, तो इसके साथ फ्रक्टोज रिएक्ट नहीं करेगा, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा। फैलिंग सोल्यूशन के साथ सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड फैलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट देंगे। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड, तो ग्लूकोज भी टेस्ट देगा और फ्रक्टोज भी टेस्ट देगा, दोनों ही टेस्ट देंगे फैलिंग सोल्यूशन के साथ। आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड सी। In the following compound, decreasing order of reactivity of dehydrohalogenation. डिहाइड्रोहेलोजनेशन क्या है, या एक बार आंसर बता दीजिए आप, आंसर बताइए एक बार, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन और हेलोजन का चले जाना, हाइड्रोजन और हेलोजन के चले जाना को डिहाइड्रोहेलोजनेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसे देखेंगे,
एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनाइए और एल्कीन की स्टेबिलिटी देखिए। बस बनने वाली एल्कीन की ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए तो एलिमिनेशन में रिएक्टिविटी ज्यादा है। ऐसे ही देखते रहिए, कुछ करना ही नहीं। और पहले वाले की एल्कीन ये है, दूसरे वाले की एल्कीन ये है, और तीसरे वाले की एल्कीन ये है। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन किसकी है? इसकी है। तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा। डिहाइड्रो हेलोजनेशन इसका सबसे जल्दी होने वाला है, थर्ड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा इस एल्कीन में और इस एल्कीन में। ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो उसके बाद ये रिएक्ट करेगा, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? थर्ड। उसके बाद कौन है? सेकंड। उसके बाद कौन है? फर्स्ट। ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस हो गया। ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं, ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो मार्केट में चलना है आजकल। अगले बार से टफ क्वेश्चन लाऊंगा। विच आयन हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी? देखो, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। पहले आप आंसर बता दीजिए, फिर मैं बताता हूं। आंसर बताइए एक बार। किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी जब आप कंपेयर करते हैं तो हमने कुछ तरीके पढ़े हैं, ठीक है। किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें, जैसे एटम ए है, एटम बी है, एटम सी है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें। हमारे पास तरीका है, उस तरीके को हम फॉलो करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर लेते हैं। अगर कभी ऐसा हो ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, यानी इन एटम के कैटायन बनाए जाएं और उन कैटायन की आयनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करनी पड़े, तो भी हमारे पास तरीका है। हम उस तरीके को फॉलो करते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी बता देते हैं। लेकिन अगर इनके एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी पड़े तो बिल्कुल सीधे सीधे मत चलिए। मतलब जो हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए तरीका लगाते थे उसको फॉलो मत करिए, सीधे सीधे फॉलो मत करिए उसको। एक अलग तरीका लगाइए। और वो क्या है? पहले मैं आपका आंसर देखे लेता हूं। कुछ बच्चों ने दिया है बी, कुछ बच्चों ने दिया डी, कुछ बच्चों ने सी दिया। इस बार सी भी आया है, बी भी आया है, डी भी आया है, यानी इस बार बच्चे फंस रहे हैं कुछ। मेरी बात सुन लीजिए अब आप। अगर एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं तो सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट कंपेयर मत करिए। जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते थे वैसे नहीं करना है। क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सहारा लीजिए। सबकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की रिएक्शन लिखिए। ये सब एनायन है, इनकी मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कर दूंगा। सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिएक्शन लिखूंगा एटम की। जैसे फास्फोरस P प्लस 1 इलेक्ट्रॉन P माइनस, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन N माइनस, O 1 इलेक्ट्रॉन O माइनस, S 1 इलेक्ट्रॉन S माइनस। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक, एक्सो क्या है ये सब? ये एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। अब एक बात सुनिए, मान लेता हूं यहाँ E1 एनर्जी रिलीज हो गई है, यहाँ E2, यहाँ E3, यहाँ E4। E1, E2, E3, E4। E1 और E2 में, E1 और E2 में ज्यादा कौन है?
E1 ज्यादा है। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा आ जाती थी, तो यहां ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई होगी, यहां कम, तो E1 ग्रेटर देन E2 है। मैं लिख सकता हूं कि E1 ग्रेटर देन E2 है। इसमें आते हैं ऑक्सीजन सल्फर, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन और सल्फर में? ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा पाई जाती है, सल्फर की ज्यादा होती है। यानी E3 और E4 में ज्यादा कौन है? E4 ज्यादा है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली है। ये क्या कह रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी बताइए। यानी ये क्या पूछ रहा है? इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? आयनाइजेशन एनर्जी तो एंडोथर्मिक होती है। इधर जाने पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? E1। इधर जाने पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? E2। इधर जाने पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? E3। इधर जाने पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? E4। लिखता हूं, P माइनस से P 1 इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब? E1। N माइनस से N 1 इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब? E2। O माइनस से O 1 इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी? 3। S माइनस से S प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, E4। अब इनमें कौन ज्यादा है? ज्यादा एनर्जी कहां लग रही है? इन दोनों में ज्यादा कौन था? E1 ज्यादा था। इन दोनों में ज्यादा कौन था? E4 ज्यादा था। E4 और E1 को कंपेयर कर लेते हैं। E4 और E1, फॉस्फोरस और सल्फर एक ही पीरियड में है। सल्फर राइट में आता है, फॉस्फोरस लेफ्ट में आता है, तो ज्यादा एनर्जी किसकी है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? सल्फर की। जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती रहती थी, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। यानी कि E4 और E1 में ज्यादा कौन है? E4 ज्यादा है। E4 ज्यादा है। यहां इतनी एनर्जी चाहिए, यहां इतनी एनर्जी चाहिए, यहां इतनी एनर्जी चाहिए, यहां इतनी एनर्जी चाहिए। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी है? E4 है। E4 यानी कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी निकली है? S माइनस की निकली है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी S माइनस की निकली है। ये सही आंसर है, डी। जल्दबाजी में गलत हो जाता है ये। मैंने क्या कहा? जब एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मदद लीजिए, तब कंपेयर करिए। ये बताइए जरा, इसका आंसर बताइए। सेलेक्ट द करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑर्डर। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताइए। ऑक्सीजन है, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, फिर नियॉन है, जरा बताइए सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस बताइए। एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस बताइए। लेफ्ट से राइट जाते थे, कहते थे साइज घट रहा है। देखो आंसर आ रहा है बच्चों का सी। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा। ऑक्सीजन लेफ्ट में है, फ्लोरीन राइट में है। ऑक्सीजन लेफ्ट में, फ्लोरीन राइट में। साइज छोटा किसका? फ्लोरीन का। ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से बड़ा। फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है। नियॉन क्या है? इनर्ट एलिमेंट है। हम कहते थे इनर्ट एलिमेंट का साइज कैसे डिफाइन करते हैं? वंडरवॉल रेडियस से डिफाइन करते हैं, और वंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा आती है, और कहते थे इसलिए इनर्ट एलिमेंट के साइज को हैलोजन के साइज से ज्यादा बोला जाता है।
टू वंडरवॉल रेडियस से डिफाइन करते हैं। नियॉन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होगा, यानी आंसर कौन सा हुआ, ये हो गया आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, सी दिया है ज्यादातर बच्चों ने, ठीक है, बहुत अच्छा है, सी। अब ये रिएक्शन है कि फाइंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका आंसर बताइए जरा। अब ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हम आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेते अभी। इसको जरा देखिए कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये पहली वाली रिएक्शन चेक करता हूं मैं, रिएक्शन लिखे देता हूं, आप आंसर बताइए इसका। F इलेक्ट्रॉन F माइनस, इसका आंसर बताइए। एक आंसर आ रहा है बी, बी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सब आ गए आंसर इस बार आंसर सब आ गए, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ये सारे आंसर आ गए। क्या करें, पहली रिएक्शन चेक करते हैं। अगर ऐसे लिखा होता F प्लस 1 इलेक्ट्रॉन F माइनस, ऐसे लिखा होता अगर, ये क्या था, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, क्या था, एक्सोथर्मिक था ये, तो ये तो उल्टा है, अपोजिट है, तो ये एंडोथर्मिक है, तो इसको लिखे लेते हैं एंडोथर्मिक है ये। इसके बारे में सोच लेते हैं, F से F माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी E1, F 1 इलेक्ट्रॉन F माइनस, एनर्जी E1, Cl 1 इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, एनर्जी E2, मुझे मालूम है E2 ग्रेटर देन E1, E2 ग्रेटर देन E1 मुझे पता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं लिखूं, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर, ये -10, ये -15, ये -15, ऐसे ही लिख रहा हूं, ये कोई करेक्ट वैल्यू नहीं है, ऐसे ही समझने के लिए, -10 -15। तो रिएक्शन क्या बनाई है, F Cl माइनस, F माइनस Cl, मैं इसका ये निकालूं तो ये आएगा -10 + 15 पॉजिटिव। देखो आप इसको रिवर्स करके इसमें जोड़ दें तो यहां पहुंच जाएंगे। जब इसको रिवर्स करेंगे, इसकी एनर्जी अगर -15 मानी थी तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, -10 + 15 क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी रिएक्शन कैसी है, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। इसको चेक करते हैं, जिनॉन से जिनॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन E1, हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन E2। इसमें जरा देखें, इसमें ये देखते हैं E1 E2 में कौन ज्यादा है, E1 E2 में कौन ज्यादा है, सिर्फ मुझे इतना बताइए। ये जो मैंने लिखा है E1 E2 कौन ज्यादा है, ये बताइए, जवाब दीजिए इसका, इनमें कौन ज्यादा है। क्या ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, बिल्कुल आयनाइजेशन पोटेंशियल है। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक रहे हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक रहे हैं, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है। हीलियम ऊपर आता है, जिनॉन नीचे आता है, ऐसे ही समझ सकते हैं। नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाती है, यानी इनमें कौन बड़ा है, E2 बड़ा है, E2 ग्रेटर देन E1 है। ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, कुछ बच्चे E1 जवाब दे रहे हैं, ये बताइए कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ये
इसका जवाब दीजिए जरा मुझे, एंडोधर्मिक कि एक्सोधर्मिक? जल्दी से बताइए, एंडोधर्मिक कि एक्सोधर्मिक? हाँ जी बच्चों जल्दी से, एंडोधर्मिक कि एक्सोधर्मिक? एंडो, बहुत बढ़िया, एंडो। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एंडोधर्मिक होता है। तो एंडो है। मैं वैल्यू लिख लेता हूं समझने के लिए, जैसे E1 की वैल्यू 20 है, करेक्ट वैल्यू नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। E2 की वैल्यू 30 है। अब इस रिएक्शन को बनाने की कोशिश करूं तो ये रिएक्शन तो ऐसे ही लिख दूं, जिनॉन जिनॉन प्लस, और इसको रिवर्स करना पड़ेगा, दूसरी वाली रिएक्शन को रिवर्स। दूसरी वाली रिएक्शन को रिवर्स करके पहली वाली रिएक्शन में जब जोड़ूंगा तो जिनॉन से जिनॉन प्लस, ये 20 रहेगा। दूसरी वाली रिएक्शन का रिवर्स मानूंगा, -30 आएगा, -10 आएगा। आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ये आंसर हो गया सी। अब है क्या, गलती कहां होगी? गलती होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल देखने लगे तो। ये सब एटम है, एटम सब एटॉमिक स्टेट में है, कोई मॉलिक्यूल स्टेट, मॉलिकुलर स्टेट में नहीं है। जब जब नॉन मेटेलिक एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में हो और वो ऑक्सीडाइज हो रहे हो या रिड्यूस हो रहे हो, मैंने कहा नॉन मेटेलिक एलिमेंट जब एटॉमिक स्टेट में हो, जब वो ऑक्सीडाइज हो रहे हो, रिड्यूस हो रहे हैं, कौन सी रिएक्शन एंडोधर्मिक है, कौन सी रिएक्शन एक्सोधर्मिक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे मत चले जाइएगा, तब डिसाइड करिए उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की हेल्प से या उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हेल्प से। वो सब जैसा मैंने यहां समझाया है, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां यही होगी कि देख लेते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है नीचे कौन है, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो जब नॉन मेटेलिक एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो रिएक्शन एंडोधर्मिक है, एक्सोधर्मिक है, ये सब कैसे डिसाइड होना है? ये सब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड होना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका, इसका जवाब दीजिए। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें भी एक गलती होती है, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूं मैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? जब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये सब देखना हो, चलो पहले बताओ आप आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? सी सी सी। अब कुछ का सी आंसर है, कुछ का बी आंसर है। अब मेरी एक बात सुनो, जब ये देखना हो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले क्या देखोगे? आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आयनिक कंपाउंड कौन सा है। ये रहा आयनिक, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब ये देख लो आयनिक मिल गया कोई, फिर ये भी देखो कोई पॉलीमर तो नहीं है, कोई पॉलीमर ये रहा SiO2 पॉलीमर होता भैया ये। तो अगर पॉलीमर मिल जाएगा तो उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बोलने वाले हो आप, इसीलिए SiO2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, बी आंसर है बच्चों। देखो कई लोग यही गलती कर रहे थे कि आयनिक है ये, है ना, ये गलती कर रहे थे। मैंने कहा अगर कोई पॉलीमर आ रहा होगा तो तुरंत उस पर चले जाइए, क्योंकि दिस इज नेटवर्क सॉलिड। ये from the given set of species point out the species from the each set having maximum atomic radius F minus Na plus Mg plus 2 scandium yttrium lanthanum F minus H minus cerium plus 3 praseodymium plus 3 neodymium plus 3। ये क्या है? इसका आंसर बताइए जरा। पहले वाले में बोलिए साइज में बड़ा कौन है? पहले वाले में बताइए साइज में बड़ा कौन है? इसका जवाब दीजिए मुझे, कौन साइज में बड़ा है? पहले वाले में साइज में बड़ा कौन है? पहले वाले में साइज में बड़ा कौन है? साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E होता था। कब? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए
या एक ही एलिमेंट की डिफरेंट स्पीसीज के लिए साइज का तरीका ये होता था। ऐसी केमिकल स्पीसीज, ऐसे केमिकल एलिमेंट जहां या तो जेड सेम हो या ई सेम हो, तब साइज ऐसे कंपेयर करते हैं। और हम सीधे सीधे भी जा सकते हैं कि एनायन का साइज कैटायन से बड़ा ही आता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। सही तरीका तो वैसे ऐसा ही है। यहां सीधे सीधे दिख रहा है एफ माइनस, एनायन है, ये कैटायन है, तो ये साइज बड़ा है इसका, तो एफ माइनस का साइज बड़ा है इसमें से। देखते हैं कहां पर है एफ माइनस, यहां भी है, यहां भी है, इनमें नहीं है, तो बी और डी आंसर नहीं है। अब रह गया ए और सी, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। इनमें साइज में बड़ा कौन है? स्कैंडियम फोर्थ पीरियड में था, इसके नीचे इट्रियम था और फिर लेंथेनम था। नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो लेंथेनम का साइज बड़ा है। अब ऐसा ना सोच लेना कि इनके लिए एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इनके लिए कोई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थोड़ी है, या ऐसी स्पीसीज थोड़ी है जिनमें प्रोटॉन के नंबर सेम हो। तो ये तो वही देखेंगे ग्रुप में कहाँ लोकेशन है इनकी, पीरियड में इनकी लोकेशन क्या है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। लेंथेनम आता है नीचे, तो लेंथेनम का साइज बड़ा है, तो लेंथेनम आ गया। ये तो ऐसे ही मिल गया आंसर, एफ माइनस लेंथेनम, ये तो है नहीं। थोड़ा सा और समझेंगे इसको, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। इसमें एफ माइनस और एच, एच माइनस में देखो, एच माइनस का साइज एफ माइनस से बड़ा होता है। इसको याद रखना है, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी। हाइड्राइड आयन एच माइनस का साइज एफ माइनस के साइज से बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन में, एच में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। और फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे? फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे? 9, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन होंगे। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस और आने के बाद। तो यहां पर क्या होता है, एक प्रोटॉन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यहां पर 9 प्रोटॉन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा आ जाता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इसका साइज छोटा होने लगता है। ऐसा नहीं कि हर एक के साथ ऐसा कर दोगे। एच माइनस और एफ माइनस में ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि एच माइनस का साइज एफ माइनस के साइज से बड़ा पाया जाता है। जल्दबाजी में कभी भी गलती हो जाएगी। जैसे ये था, अगर यहां ये बात ना जान रहे हो, जैसे ये था, ये एफ माइनस एच, एच माइनस, इसमें सही बात ना मालूम हो, तो बड़ा साइज एफ माइनस का बोल दोगे आप, क्योंकि यहां बैलेंस सेल 2 है और यहां बैलेंस सेल 1 है। तो अक्सर हमारे दिमाग में यही बात चलती है कि बैलेंस सेल का नंबर बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा। हाँ, ये लाइन सही बैठती है हमेशा। गड़बड़ होने लगता है कहाँ? एच माइनस और एफ माइनस में गड़बड़ होने लगता है। एच माइनस का साइज एफ माइनस से बड़ा पाया जाता है। रीजन मैंने बता ही दिया अभी, यानी इनमें बड़ा कौन है? एच माइनस। तो ठीक है, ये एच माइनस आ ही रहा है बड़ा। आंसर क्या हो गया है वैसे? आंसर तो हो गया है ए। ये बताइए, आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताइए। एसिटोफिनोन क्या होता है? ये होता है एसिटोफिनोन। CH3 CH2ONA, CH3 CH2O माइनस और Na प्लस। आंसर बताइए इसका, इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर बताइए।
मैं शुरू करता हूं। आंसर दिया है बच्चों ने सी। ये क्या है, देखो मेटल कैटायन है, ये मेटल कैटायन है। जब मेटल कैटायन आ जाएगा सबसे पहले यही देखेंगे कहीं एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, ये एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा। तो क्या इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दें? हटा के देखते हैं। इसको हटा के देखते हैं। ये CH3CH2OH बना, बनने वाला एसिड है ये, और ये रिएक्ट करने वाला एसिड है। ज्यादा एसिडिक कौन दिखता है? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, ज्यादा एसिडिक दिखता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हट नहीं रहा है यहां से, ये हट नहीं रहा है, मैंने गलत कर दिया है थोड़ा सा। फिर मैंने कहा अगर हाइड्रोजन, मेटल कैटायन हाइड्रोजन को हटा ना पाए, लेकिन वो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जाता हो, तो तुरंत इक्विलिब्रियम लिख दीजिए उसका। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करता है? हाँ, टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो अगर ये मेटल कैटायन से रिएक्ट करेगा या बेस से रिएक्ट करेगा, ये बेस है। बेस कैसे है? Na+NaOH से आया, स्ट्रॉन्ग बेस। CH3CH2O- CH3CH2OH से आया, कैसा है? न्यूट्रल। तो ये कंपाउंड है, सॉल्ट है, किसका? स्ट्रॉन्ग बेस और एक न्यूट्रल कंपाउंड का, यानी नेचर कैसा है? बेसिक है। तो बेस से रिएक्शन हो रही है। ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है तो इसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम आएगा इस तरीके का। CH2 - H+, ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा। इस इक्विलिब्रियम में हम कहते थे जब ये इक्विलिब्रियम आता है तो कि एनायन दे जाता है। इस एनायन का दिए गए कंपाउंड के साथ यूज करते हैं। कौन सा कंपाउंड दिया गया है? खुद ही दिया गया है। तो ये यहां आएगा, और यहां तक आते आते जब आगे को चलेंगे तो आगे जाते जाते ये प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे? सबसे पहले तो ये मिलने वाला है कि यहां तक जाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी मिलेगा, फिर बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में बदल जाएगा। तो ये यहां पर आ गया। ये रिएक्शन क्या है? बिल्कुल ये रिएक्शन पैरेलल टू एल्डोल कंडेंसेशन है, बिल्कुल उसी तरीके की रिएक्शन है। ये प्रोडक्ट बनेगा। The only alcohol that can be prepared by the indirect hydration of alkene। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं सिर्फ इसलिए लाया हूं क्वेश्चन को कि ये जो टर्म है ना इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ये क्या मतलब है? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब ये है कि पहले जो एल्कीन होगी उसकी रिएक्शन H2SO4 से होगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। जैसे कोई ये एल्कीन है, पहले H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। H2SO4 का क्या मतलब होगा? H+HSO4-। तो जैसे बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बन गया है ये सबको समझ में आ रहा होगा। पहले ये बनता है, फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर, तो फिर हम यहां ऐसे चलेंगे। अभी तो इस स्ट्रक्चर में मैं ऐसे चल सकता हूं, A डबल बॉन्ड O बाई है, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया तो ऐसा हो गया CH3
CH2OH, यहां तक पहुंच गए, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन गया, ये मतलब है। तो हाइड्रेशन क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस है। उसने कहा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन कराइए, इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कराइए, तो पहले H2SO4 से कराइए, फिर जो प्रोडक्ट बने उसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ऐसा कर दीजिए। और डायरेक्ट क्या मतलब था? डायरेक्ट रिएक्शन कराइए, जैसे मैं कहता कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 H3O प्लस, तो क्या डायरेक्ट में H प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्शन कराता था, CH3 CH2 OH, ये प्रोडक्ट बन गया। ये सिर्फ मतलब है, प्रोडक्ट सेम रहता है, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, चाहे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन हो। अब जैसे यहां पर उसने कहा प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल कहां से बनेगा? प्रोपीन से बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा प्रोडक्ट नहीं बदल रहा है, प्रोडक्ट चाहे आप डायरेक्ट हाइड्रेशन वाला ही निकाल दीजिए, H3O प्लस, H3O प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो ये H प्लस OH माइनस ऐसा हो गया, यानी कि H प्लस OH माइनस। अब जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, इधर इधर टूटेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, प्लस इस पे लाना है, ये ऐसे टूटेगा, तो ये इधर गया, इधर ऐसे, तो ये हो गया CH3 CH CH3OH, ये बन गया, ये प्रोडक्ट बना एल्कोहल। क्या बना? प्रोपेन टू ऑल बना, प्रोपिल अल्कोहल तो नहीं बना, तो प्रोपिल अल्कोहल बन ही नहीं पा रहा है। ऐसे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को देखें, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, किससे बनेगा? इस एल्कीन से बनेगा। अगर मैं H3O प्लस की रिएक्शन करा दूं, H3O प्लस क्या है? H प्लस OH माइनस में तोड़ेंगे, भाई इसको कैसे तोड़ेंगे? H प्लस और OH माइनस में तोड़ेंगे, बॉन्ड टूट जाएगा यहां से इधर, इधर अगर बॉन्ड टूट गया ऐसे करके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा। ये तो बना ही नहीं, ये वाला तो बन ही नहीं रहा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये बन रहा है। फिर अगला क्या था? अगला ये था मिथाइल अल्कोहल। लो, मिथाइल अल्कोहल में तो एक ही कार्बन है, इसमें का तो एल्कीन बन ही नहीं सकता, क्या रह गया? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के हाइड्रेशन से बनेगा? हाँ बनेगा, ये तो बना रखा था हमने, ये बना रखा था, ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से बना रखा था, ये ऐसे ऐसे गए ऐसे करके, ये रहा, ये रहा, ये तो बन गया था भैया, इथाइल अल्कोहल बन गया, डायरेक्ट हाइड्रेशन से ही बन गया। तो अकेला अल्कोहल था जो बन रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से, ये तो बन ही नहीं पा रहा था, ये भी नहीं बन पा रहा था, ये तो बन ही नहीं सकता, इसकी तो एल्कीन ही पॉसिबल नहीं है। मिथाइल एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन की कौन सी एल्कीन हो सकती है? नहीं हो सकती। मेरा क्वेश्चन लाने का मकसद सिर्फ यही रहा है, वरना तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है। बच्चा सवाल पूछ रहा है कि अगर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता तो क्या ये डायरेक्ट हाइड्रेशन से बनता? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता तो क्या डायरेक्ट हाइड्रेशन से बनता? ये तो बन गया है, ये बना है, हाँ, ये तो फिर आंसर आ जाता है, ये तो बनता। अगला देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इन द फाइनाइट टाइम? इन द फाइनाइट टाइम, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी होती है जो फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाती है? आंसर बताइए मुझे इसका, फाइनाइट टाइम में कौन सी रिएक्शन खत्म हो जाएगी? जल्दी से आंसर दीजिए भाई, फाइनाइट टाइम में कौन सी रिएक्शन खत्म हो जाएगी? जल्दी से आंसर बताइए, क्या है आंसर? आंसर बोलिए जल्दी से, फाइनाइट टाइम में कौन सी रिएक्शन खत्म हो जाएगी? ये जल्दी से आंसर बताइए। ए, बहुत बढ़िया, जीरो ऑर्डर, यही तो है, हम लोग क्लास में पढ़ते थे, एक ही रिएक्शन ऐसी होती है जीरो ऑर्डर की जो फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाती है, वरना और कोई रिएक्शन नहीं है ऐसी। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूं इसको, बहुत बढ़िया। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में IUPAC नाम लिखना है, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन को मैं क्यों लेके आया? इसलिए लेके आया कि बच्चों से कहीं गलती ना हो जाए। मुझे एक बात बोलनी है, अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग में लगा हुआ है, रिंग में,
चाहे बेंजीन रिंग हो, चाहे कोई दूसरी रिंग हो, रिंग में लगा हुआ है, तो रिंग को हमेशा रूट वर्ड मानिए, रिंग को रूट वर्ड मानिए, यानी कि ये रिंग जो है रूट वर्ड है। मेरा मतलब सिर्फ ये है समझाने का, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। रिंग रूट वर्ड है क्योंकि रिंग में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा है, COH लगा है, एल्डिहाइड लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा है। मैं ये कह रहा हूं अगर रिंग के अंदर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा है तो रिंग को आप रूट वर्ड मान लीजिए। और नंबरिंग देने का तरीका वही है, सबसे प्रायर ग्रुप कौन सा है? COH, जिसको नंबर 1 दीजिए। 1 1 2 3 4 5 6, तो रूट वर्ड क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। हाँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस ग्रुप की है? COH ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो क्या करें फिर? अब सफिक्स सेकंड लिखते थे, सफिक्स सेकंड इसके अकॉर्डिंग आएगा, ऐसा लिखते थे हम। क्या लिखूं मैं इसके बाद? सफिक्स सेकंड इसके लिए क्या लिखूं? क्या लिखूं इसके लिए? कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मतलब ज्यादातर ही गलत दे रहे हैं इस बार तो, इसीलिए मैं क्वेश्चन लाया कि गलत कर देंगे। मैंने क्लास में भी कराया है कि रिंग को रूट वर्ड मानिए, और इसमें तो देखो कई फंक्शनल ग्रुप आ गए ऐसे ही, तो मैं ऐसा बोलता था कि रिंग को रूट वर्ड मानिए। हाँ, नंबरिंग उसी हिसाब से करिए जैसे नंबरिंग करने का तरीका था कि मोर प्रायर ग्रुप है तो इसको कम नंबर दीजिए। अभी 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया ये। क्या करूं? रूट वर्ड लिख लिया मैंने, ये साइक्लो हेक्स, सफिक्स फर्स्ट में लिख दिया एन। सफिक्स सेकंड क्या लिखूं? सफिक्स सेकंड तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा, लेकिन सफिक्स सेकंड तो तभी लिख सकते हैं जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रूट वर्ड में शामिल हुआ हो। यहां तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रूट वर्ड में शामिल ही नहीं है, तो सफिक्स सेकंड कैसे लिख सकता हूं? फिर हमें एक बात याद आती है कि अगर COOH ग्रुप का कार्बन रूट वर्ड में शामिल नहीं किया गया है और सफिक्स सेकंड की जगह कुछ लिखना चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, यानी इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, ऐसा मतलब है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखना पड़ेगा। और लोकेंट क्या है? 1 है, 1 है तो हम हटा सकते हैं ये। इसके लिए क्या जाएगा? सेकेंडरी नेम। इसके लिए क्या जाएगा? सेकेंडरी नेम। CHO का सेकेंडरी नेम क्या होता है? फॉर्माइल। इसका क्या नाम होता है? ऑक्सो। कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 फॉर्माइल ऑक्सो, 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो, 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो, ये आंसर हो गया बी। देखो अब इसका आंसर पहले आपने गलत दे दिया, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इसका आंसर गलत कर देंगे, तो मेरा क्वेश्चन लाना सही निकला, मैं सही लेकर के आया। सब आंसर दे देते तो मुझे थोड़ा खुशी हो जाती, लेकिन हाँ फिर मैं ये सोचता कि क्वेश्चन में गलत लाया, लेकिन मुझे खुशी होती सब आंसर सही दे देते। तो आपके सहारे तो है सब कुछ, आप जब सही आंसर देंगे तो ऑर्गेनन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। आगे चलता हूं भैया। चलो ये तो बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। जरा आंसर बताइए। बहुत ही आसान है, मतलब ऑर्गेनिक में क्या और आसान करेंगे इससे ज्यादा आसान? तो जरा बताइए मुझे। CH3। चलो मुझे पहले जवाब दीजिए आप, आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा? इसका जवाब दीजिए। आंसर बताइए भाई फटाफट। क्या करें ऑक्सीडेशन पर? CH3 COH आ जाएगा। कहते थे बेंजीन से कोई कार्बन चेन लगी हो, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो COH बन जाएगा। COH आ गया, COOH। SOCl2 क्या है? SOCl2 हेलोजेनेटिंग रिएजेंट है। जवाब नहीं दे रहे हैं, देखो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। आंसर जो है, आंसर बी बता रहे हो, आंसर सी है, सी आंसर आ रहा है, सी गलत बता रहे हो बहुत ज्यादा। अब ये OH की जगह क्या आने वाला है? COCl। Na(N3) क्या मतलब है? Na प्लस N3 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CON3। फिर इसको हीट कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? हीट करेंगे तो क्या होगा? हमें मालूम है हीट करने से क्या होता था। ये एजाइड, एसिल एजाइड बोलते थे इसको, एसिल एजाइड है ना, क्या बनाता था? आइसोसाइनेट बनाता था। हम लोग एक रिएक्शन पढ़ा करते थे, क्या? RCON3।
हीट करें, क्या बनाएंगे यार, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आइसोसाइनेट। हम ऐसे पढ़ते थे कि ऐसे एजाइड को अगर हीट करने लगेंगे तो आइसोसाइनेट बनेगा, और आइसोसाइनेट बनते बनते जब आइसोसाइनेट बनेगा तो इंटरमीडिएट क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा नाइट्रीन। इसमें कौन सा इंटरमीडिएट आता था, इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट आता था, ये इंटरमीडिएट था इसका, नाइट्रीन। आंसर क्या है, फिनाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि इसको जब हीट करेंगे तो ये फिनाइल आइसोसाइनेट में बदल जाएगा। ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये फिनाइल आइसोसाइनेट बनेगा। यहां तक पहुंचे, हमको इसका इंटरमीडिएट भी मालूम रखना है, नाइट्रीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है। और मैकेनिज्म हमें मालूम है क्या होने वाला था इसमें। अब ये आर ग्रुप इधर माइग्रेट करके इधर जाएगा, ये आर ग्रुप इधर माइग्रेट करके इधर जाएगा और यहां तक पहुंच जाएंगे। कहां पढ़ते थे हम रिएक्शन, हम पढ़ते थे, एक हेडिंग लिखते थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन इंटरमीडिएट, वहां पढ़ते थे हम लोग। देखो भाई, इसका भी आंसर सही नहीं दिया तुमने, बहुत कम बच्चों ने सही दिया। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अब आंसर नहीं दे रहे हो आप। चलो ठीक है, आगे देखता हूं। ये इसका बताइए, अरसलान बच्चा है एक, वो बता रहा है कर्टियस रिएक्शन, इससे पहले वाली रिएक्शन को बोल रहा है कर्टियस रिएक्शन। बहुत बढ़िया बताया बेटे। चलो आगे चलते हैं। ये क्या करें इसमें, MnO2 क्या होता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। ऑक्सीडेशन करें क्या, OH दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूं। वैसे तो कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है एक आध क्वेश्चन कोर्स से बाहर का निकल जाए, इसीलिए लाया हूं इसको। OH क्या करूं, ऑक्सीडेशन करा दूं। MnO2 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि MnO2 लिखा हुआ है, कोई मीडियम तो लिखा नहीं। अब मीडियम नहीं दिया जाता तो एसिडिक मान लेते हैं, और अगर मीडियम एसिडिक है तो मैग्नीज +4 से +2 में चलेगा, यानी इसका रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन होने वाला है तो इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब ऑक्सीडेशन कराऊं तो क्या करूं, ये ऐसे। एक भाई साहब, एक बच्चा आंसर दे रहा है F, मजाक के मूड में लग रहा है कुछ। ठीक है बेटे, मजाक कर, खुश रह तू। ये CHOH, सी डबल बॉन्ड O, ये क्या COH, क्या ये पॉसिबल है, नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। MnO2 क्या करता है, MnO2 सिर्फ उस OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेगा, उस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा जो एलाइलिक पोजीशन पर होगा, जो एलाइलिक पोजीशन पर होगा। और एलाइलिक पोजीशन पर कौन सा है, ये है, ये वाला। एलाइलिक पोजीशन का मतलब जो सी डबल बॉन्ड सी से जो कार्बन जुड़ा हो उस पर हो, सी डबल बॉन्ड सी से जो कार्बन जुड़ा है उस पर है। ये सिर्फ इसका ही ऑक्सीडेशन करता है ये, और ये ऑक्सीडेशन करके कहां तक जाएगा, फिर यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। ये ध्यान रखिए, MnO2 सिर्फ उसी एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेगा जो एलाइलिक कार्बन पर मौजूद है। एलाइलिक कार्बन पर मौजूद है, इसका क्या मतलब है, सी डबल बॉन्ड सी से जो कार्बन लगा हुआ है उस पर OH लगा हुआ है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ऐसा होता MnO2 ऐसा होता तो क्या होता, तो ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करता है ये, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन क्यों है, सी डबल बॉन्ड सी है और इस पर जो कार्बन लगा हुआ है उस पर OH है, तो ये एलाइलिक OH है, एलाइलिक एल्कोहल है ये। क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन करवा के क्या करें, CH COOH, ऐसा करें, नहीं ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, ऐसा करें। यानी MnO2 किस एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवाएगा, एलाइलिक कार्बन पर लगे हुए एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवाएगा। कहां तक ले जाएगा, सिर्फ एक बार ऑक्सीडेशन करवाएगा, जो हो जाए सो हो जाए, सिर्फ एक बार। यहां से चले, एक बार कराइए, एल्डिहाइड पर जाइए, एल्डिहाइड पर जाइए,
हाँ, एल्डिहाइड को आगे ले जा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन नहीं ले जाना है। MnO2 सिर्फ एक बार कराएगा ऑक्सीडेशन और एल्डिहाइड पर पहुंचाएगा। यहाँ पर क्या था, ये एलाइलिक कार्बन था, इस पर OH लगा हुआ था, इसका एक बार ऑक्सीडेशन कराया, कहाँ पहुंचा, C डबल बॉन्ड O में पहुंचा। बस ये C डबल बॉन्ड, यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ एल्डिहाइड बना सकते थे, बस एक बार ऑक्सीडेशन करवाना है, यहाँ पहुंच गए। प्रोडक्ट क्या था इसका, हाँ ये था, इसका प्रोडक्ट ये था C, मतलब ये इधर नहीं जाना है, COH इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, तो ये आंसर था। अच्छा, फिर आंसर क्या था इसका, आंसर हो गया था ये। अब क्या करें, अब ये करें, ये वाला क्वेश्चन आंसर बताइए, फिर जवाब दीजिए जरा इसका, फिर जवाब। पहले तो आप ए लिख लीजिए, अपनी अपनी कॉपी में ए लिख लीजिए, ए क्या है इसको लिख लीजिए पहले तो, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। मुझे आप बता तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ये लिखिए ए क्या है। और जवाब दीजिए थोड़ा इसका। देखो ये क्या है, ये है डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड क्या करता था, OH OH लगाता था, C डबल बॉन्ड C, OH OH लग गया, ये OH OH आ गया इसका। फिर यहां तक आ गए, ये आगे को ऑक्सीडेशन, इस कार्बन की बैलेंस ही पूरी है, आगे को ऑक्सीडेशन कैसे करें, आगे को ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं पा रहा है, टर्सरी एल्कोहल है ये, तो ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता। अब कैसे आगे बढ़ा जाए, ये डाइल्यूट KMnO4 हटा करके अगर मैं एसिडिक KMnO4 लिख देता तो ये बन जाता, ये बन जाता, C डबल बॉन्ड C पर, C डबल बॉन्ड C पे क्या आ जाता, C डबल बॉन्ड O आ जाता। ये तो डाइऑल है, इधर OH बना, इधर OH बना। अब क्या करेंगे, PB ये क्या करेगा, ये फिर ऑक्सीडेशन कराएगा Pb+4 से, Pb+4 है, Pb+2 में जाएगा, ये Pb+4 कहां जाएगा, Pb+2 में जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा ये, इसका ऑक्सीडेशन करा के क्या करें, सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि यहां से ये रिंग तोड़ दीजिए और यहाँ OH और OH लगा दीजिए, इस कार्बन पर भी OH आ जाएगा, इस कार्बन पर भी OH आ जाएगा, कितने OH, 2 OH, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, ऐसा बनेगा। लेकिन ये आपके कोर्स में है नहीं इस तरीके का ऑक्सीडेशन, तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, आने वाला नहीं है ये। मैं सिर्फ इसलिए लाया हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आ गया, lead+4 आया, तो उससे कम से कम ऑक्सीडेशन करवा देंगे, क्योंकि अभी यही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये ऑप्शन दे रखा है।